Good afternoon, everybody. So today I'm going to discuss about ISRO question number 20. 19 up to 19 I have already explained. So now I will explain from question number 20. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये क्वेश्चन एक बार और शायद गेट वगैरह में आ चुका है. सो गिवन ये डिजिट दिए हुए थे, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन इतना कैन बी फॉर्म यूजिंग डी डिजिट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आप ये समझें कि यहाँ पर दो दो है, तीन तीन है और चार चार है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन करने के लिए क्या होगा कि देखो क्या हमें क्या करना है, हमें फोर डिजिट नंबर बनाना है. फोर डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटर देन 3000. इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे या इस प्लेस पे टू नहीं आ सकता. टू क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ग्रेटर देन 3000 करना है. तो इस क्वेश्चन कैसे करना है देखना. 3000 से ग्रेटर देन के लिए हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया. इसको फिक्स कर दिया. अच्छा, तो अब देखो फिक्स फिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि अब ये बाकी तीन स्पेस जो बच गया, ये तीन तीन तरीके से, ये भी तीन तरीके से भरा सकता है. तीन तरीके से मतलब या तो दो भरो, या तो तीन भरो, या तो चार भरो, और सिमिलरली यहाँ और सिमिलरली यहाँ. तो ये 27 बेस हो गए. अब इसमें क्वेश्चन क्या हुआ, तो इसमें क्वेश्चन अलग से क्या लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट फोर डिजिट नंबर आपको फॉर्म करने हैं ना. तो ये तरीका हो जाएगा. अब दूसरी बात ये कि अगर ये यहाँ पर क्या हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ भी दो आ सकता है, यहाँ भी, अगर ये तीनों में दो आ गया, तो चूंकि डिस्टिंक्ट करना है इसलिए हमारे पास दो अवेलेबल है. दो जो है वो दो अवेलेबल है, और तीन तीन बार अवेलेबल है, और चार चार बार अवेलेबल है. इसका मतलब अगर यहाँ पर तीन आ गया होता, तो यहाँ पर तीन दो तो हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है इस गिवन क्वेश्चन में सिर्फ इन इन डिजिट्स को लेके बनाना है, तो सिर्फ दो दो है. तो दो दो तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, तो तीसरा वाला जो है आना पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए इस केस को आपको माइनस करना पड़ेगा. इसी तरीके से हमारे पास तीन तीन है, जिसमें से एक तीन हम ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर चुके हैं. तो बाकी बाकी जगहों पर तीन तीन नहीं आ सकता, सिर्फ दो आ सकता है. तो तीन तीन पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए इस पॉसिबिलिटी को भी आपको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो बस यही इसका कंसेप्ट है कि डिस्टिंक्ट बनाना है. दूसरा ये कि भाई इसमें दो ही दो हमारे पास है, तो तीन तीन अगर आपने इन डिजिट से ही बनाना है, जो भी आपको बनाना है इन डिजिट्स को लेकर ही बनाना है. मतलब अगर किसी डिजिट में दो आप अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, तो तीसरा दो तो अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि इसमें दिया नहीं है. इसलिए तीसरा जो है आपको, ये मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी राइज नहीं होगी. तो ऐसी पॉसिबिलिटी को आपको जो है घटाना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं इस वाले से 27, ये पूरी पॉसिबिलिटी कंसीडर करके लिख रहे हैं. ठीक है, अब इसी तरीके से चूंकि ग्रेटर देन 3000 करना था, ग्रेटर देन 3000 करना था, तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हमने फोर फिक्स कर दिया. अब यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ यहाँ इसको भी उसी तरीके से दो तीन चार में से कोई भी आ सकता है. अब इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल है, इसमें ये इस्तेमाल होगा कि यहाँ पे अगर कोई भी आ सकता है. अब देखो, चूंकि यहाँ पे तीन प्लेसेस है, तो फिर तुम खुद समझो कि दो दो अगर तीनों दो तो आ नहीं सकता, जैसे ये वाला एक्सप्लेन किया गया है, तीनों दो तो आ नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी. लेकिन यहाँ पर थ्री 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 की पॉसिबिलिटी होगी. क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन क्वेश्चन में तीन तीन दिए हुए हैं, तो तीन तीन यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, तीन चार भी आ सकता है, अगर आप ध्यान दें तीन चार भी आ सकता है, तीन तीन भी आ सकता है, लेकिन तीन दो नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो दो दिया हुआ है. सिर्फ इन्हीं इन्हीं डिजिट्स को इस्तेमाल करके आपको बनाना है, तो सिर्फ दो आ चुके दिया हुआ है. इसलिए आप जो है यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाएगी. और यहाँ से ये पॉसिबल हो पाएगी. ये पॉसिबल क्यों हो पाएगी, क्योंकि तीन तीन हमारे पास दिया हुआ है. तो इसमें आपको सिर्फ एक माइनस करना पड़ेगा, 26 आ जाएगा. ठीक है, तो 25 और 26 को ऐड करेंगे तो आपका 51 आंसर आ जाएगा. तो ये एक गेट का पुराना क्वेश्चन भी है, जो को मुझे लगता है आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए. इस क्वेश्चन को कैसे हो रहा है वो मैंने समझा दिया. ठीक है, इन डिजिट्स को देख कर ही बनाना रहता है एक गिवन नंबर. ठीक है, तो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21. 21 में क्या होगा, 21 में क्या होगा कि इसमें पूछ क्या रहा है कि इसमें सिंपल आपसे इनवर्स ऑफ पी पूछ रहा है ना. तो जिस तरीके से आप आइगन वैल्यू निकालते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी गिवन कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन का आइगन वैल्यू निकालते हैं, तो करते क्या है कि वैसे आइगन वैल्यू तो ए एम एल एस निकलता है, लेकिन ये इसमें आपको करना क्या है, इनवर्स निकालने का जो तरीका है वो ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे यहाँ पे लैम्डा, जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे ही निकाली जाती है. यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो इस गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की या गिवन थ्री कॉर्डिनेट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी. ठीक है, तो लैम्डा आई माइनस पी किया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी. अब पी इनवर्स निकालने के लिए आपको सिंपल क्या कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि लैम्डा को पी से रिप्लेस कर दो. लैम्डा को पी से रिप्लेस कर दो. ठीक है, अब इस इक्वेशन में जब तुम रिप्लेस करोगे, तो ये पी क्यूब पर पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन के बराबर हो जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा. इसके बाद आपको प्री मल्टीप्लाई करना है, किससे प्री मल्टीप्लाई करना है, पी इनवर्स से. पी इनवर्स निकालना था, तो आपने प्री मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ से. यहाँ पे पी मल्टीप्लाई करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, पी इनवर्स इंटू पी की पावर थ्री जो होगा, वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, उसी तरीके से पी इनवर्स इंटू पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल पी हो जाएगा. ठीक है, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है. और यहाँ पर
एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई पी इनवर्स इंटू पी की जो वैल्यू होती है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है, सिंपल आई के बराबर होती है। और यहाँ पे पी इनवर्स सिंपल गया तो पी इनवर्स आ गया, बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज दिया गया, तो डी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सो डी एज इज राइट आंसर। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है आपसे, ये गिवन जो इक्वेशन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है सिग्नल एनालिसिस का या कंट्रोल सिस्टम का। इसमें डेल्टी इम्पल्स रिस्पांस दिया हुआ है, यूनिट स्टेप रिस्पांस। आपको यहाँ से वाई टी निकालना है, वाई टी निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल आप लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे दोनों साइड। तो किसी भी डिफरेंशिएशन का अगर लैपटॉप कहते हैं तो ये आता है माइनस वाई ऑफ जीरो कंडीशन आती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ दिया होता तब तो लिख देते, नहीं दिया है तो आप सिंपल इसको जीरो पुट करेंगे। जीरो ऐसे दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन आपको जीरो लेनी है, जीरो इनिशियल कंडीशन, तो जीरो ले लिया, प्लस वाई ऑफ एस, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन हो जाएगा, वाई ऑफ एस हो जाएगा। और डेल्टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो सिंपल वन होगा। डेल्टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो वन होगा। यहाँ से वाई ऑफ एस की वैल्यू, मतलब यहाँ पे वाई एस को कॉमन ले लिया गया, यहाँ पे वाई ऑफ एस की वैल्यू इसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। ठीक है, तो इनवर्स जब इसका लेंगे तो e की पावर माइनस टी यू टी के बराबर हो जाएगी। ठीक, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल इज, थर्मोकपल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है, आंसर नंबर ए फीडबैक इफेक्ट, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटी प्रोड्यूसेस अ ईएमएफ ना। टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर के मटेरियल आपके पास रखे हुए हैं, सो इट इज पॉसिबल टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल सिस्टम। तो देखो रियल एंड नेगेटिव, ठीक है, इसका आंसर जो होगा सिंपल आंसर इसका 24 का सी ऑप्शन होगा। इसलिए ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा इसलिए कह रहा है कि देखो कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है, अगर आप ध्यान से समझें कि भाई कोई भी सिस्टम हमारा स्टेबल कब कहलाएगा, बताओ, स्टेबल तब कहलाएगा जब वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग हो, और या तो उसके जो रूट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड राइट करने चाहिए। क्यों लाइक करने चाहिए, इसलिए लाइक करने चाहिए, सपोज 1/s+1 लिखा हुआ है तो ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, पूरी तरीके से स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि s=-1 है, लेफ्ट साइड पर राइट रूट लाई कर रहा है। अच्छा, लेफ्ट साइड पर राइट कर अगर लाई कर रहा है तो स्टेबल क्यों हो गया, स्टेबल इसलिए हो गया क्योंकि e की पावर माइनस टी यू टी कर दिया हमने इसको ना। अच्छा, तो ये स्टेबल किस हिसाब से कहते हैं कि लेफ्ट साइड पर राइट रूट लाई करेगा तो स्टेबल हो जाएगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप हमेशा ये मानते हैं कि भाई टी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी का मतलब होता है कि टी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी, भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे से टी इंक्रीज करेगा। तो कंसेप्ट ये होता है कि भाई हमारा जो भी सिस्टम है, जैसे जैसे टी बढ़ता चला जाए, जैसे जैसे टी बढ़ता चला जाए, उसका जो मैग्नीट्यूड कर्व है वो घटना चाहिए, तभी वो सिस्टम स्टेबल होगा। इसलिए जैसे जैसे आप टी बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे टी को आप जैसे टी को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, क्योंकि की पावर माइनस टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो घटती चली जाएगी मतलब जो होगा इसका जो कर्व आएगा वो इस तरीके से आएगा रिस्पॉन्स का, तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये लिखा हुआ है s-1, तो भाई इसका s=1 मतलब राइट साइड पे लाई करेगा, पोल इसका राइट साइड पे लाई करेगा, इसका क्या होगा, e की पावर टी यू टी हो जाएगा। तो ये सिस्टम अनस्टेबल क्यों है, अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो बस वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग तो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, इन्फाइनाइट एरिया कभी भी अनस्टेबल नहीं होगा, रूट्स रियल होने चाहिए और नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए और रियल होने चाहिए, सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करें, आप इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन को कंपेयर कर दें स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से। कंपेयर करने कैसे, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करते हैं। जैसे ट्रांसफर फंक्शन ये होता है स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन, किसी भी सिस्टम का स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको ये ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि इसमें जो भी ऊपर होता है ये ओमेगा एन नहीं होता है, जो नीचे है ओमेगा एन वो होता है। जैसे कल को यहाँ पे करके किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि यहाँ पे 9 कर देगा, यहाँ पे 4 कर देगा, ये और ये बराबर हो, ये कभी भी जरूरी नहीं है। मतलब ये मतलब कि डिफरेंट भी हो सकता है, इसका क्या 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 करोगे आप उसमें, इसके जैसे यहाँ पे अगर 8 लिखा होता तो 2 × 8 कर देते, 2 × 4 कर देते। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों वैल्यू जो होगी अलग हो भी सकती है, अलग नहीं भी हो सकती है। मोस्ट केसेस में ये सेम रहती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सेम सेम दिखेंगे, लेकिन कभी गेट ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि इसको डिफरेंट कर देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज क्यों नहीं है, क्योंकि ये हो जाता है ओमेगा एन, ओमेगा एन आप हमेशा यहाँ से निकालेंगे,
और यहाँ से जो आप एप्सिलॉन निकालेंगे, तो इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करोगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो आप सिंपल ये कर देंगे कि ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 4 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ से 2 ओमेगा एन, ये मैंने सिंपल इसका ऑप्शन जो था मतलब दिखा सकता था, सिंपल आपको कंपेयर करना है। अगर एप्सिलॉन लेस देन 1 आ गया तो ये सिस्टम अंडर डैम हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, करना सिंपल ये कि आपको गिवन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर कर दो, इसका कंपेरिजन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के साथ करो। एप्सिलॉन अगर लेस देन 1 आ जाता है तो जो सिस्टम होगा वो अंडर डैम हो जाएगा। अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भाई ओवर डैम सिस्टम कौन सा है, तो ओवर डैम के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 1 आता, सबसे कंपेयर करते हैं, एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता तो सिस्टम ओवर डैम्ड हो जाता। ठीक है, तो ये चीज जो है याद ध्यान देनी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 का मतलब क्या है कि भाई इसमें क्या है, क्या ना, हाँ, तो इसका सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि भाई जैसे जैसे तुम बैंडविड्थ बढ़ाते चले जाओगे, मोर द बैंडविड्थ मोर द नॉइस, मतलब जैसे जैसे आप बैंडविड्थ बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे नॉइस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब नॉइस क्यों बढ़ता चला जाएगा, इसका आप सिंपल से तरीका समझिए कि यार अगर आपने रास्ता खोल के रखा है, इतना बड़ा रास्ता है, अगर आपने खोल के रखा है तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो इसमें नॉइस भी चलाएगा। लेकिन अगर रास्ता कम कर दिया तो कम ही लोग आ पाएंगे तो नॉइस भी कम आ पाएगी। तो बस वही लगता है कि भाई जितना ज़्यादा बैंडविड्थ रखोगे उतना ज़्यादा नॉइस आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, जितना कम बैंडविड्थ रखोगे उतना कम जो है चांस रहेगा नॉइस आने का। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, मेजर कैन नॉट बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द नॉइस, कैन नॉट बी इफेक्टिव है तो इंक्रीज अगर चैनल विथ करोगे तो नॉइस जो है उससे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि, हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल एक कंसेप्ट याद रखना रहता है कि यार जो मैग्नेटिक कोर फ्लक्स होता है किसी भी ट्रांसफार्मर का, कोर फ्लक्स जो होता है बीएम जिसको कहते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है बी बाई एफ के ना। तो अब अगर तुमको जैसे इसमें क्या होता है कि हम जो भी ट्रांसफार्मर ऑपरेट करा रहे होते हैं वो हमेशा ऑलमोस्ट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे होता है। मतलब कि जो भी वोल्टेज और जो भी फ्रीक्वेंसी अप्लाई हम कर रहे हैं और जो भी उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है। अब उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा जाएगा तो सैचुरेट हो जाएगा। तो अब कंसेप्ट ट्रांसफार्मर यही सवाल होता है कि भाई वी बाई एफ रेशियो को तुमको कांस्टेंट रखना पड़ता है। बी बाई एफ से कांस्टेंट करोगे तभी बी एम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा मतलब कि हम ऑलरेडी अपने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी से पास करा रहे हैं तो वो मैक्सिमम पे ही रहेगा। इसको कम करोगे, इसको बढ़ाओगे तो सैचुरेट हो सकता है, कम करोगे तो चूंकि ई एम एफ इंड्यूस डिपेंड करता है फ्लक्स पे तो वो कम हो सकता है। तो ऑलरेडी इसका जो प्रिंसिपल होता है कि बी बाई एफ रेशियो यू हैव टू बी केप्ट कांस्टेंट। सो इस पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि देखो यहाँ पे जो भी चेंजेस किए गए हैं बी बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट कर दिया गया है। भाई अगर बी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है तो कोर फ्लक्स पे कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। कोर फ्लक्स क्यों, क्योंकि कोर फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनली होता है बी बाई एफ के। ठीक है, तो बी बाई एफ पहले केस में किया गया, बी पहले केस में वो क्या था, 100 था अपान 50 जो कि टू रेशियो है इसका। दूसरे बार क्या हुआ, वोल्टेज को 50/25 कर दो तो यहाँ पे 2 रेशियो आएगा। तो ये दोनों जो है वो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा कि, तो अगर ये बी वाई से कांस्टेंट था तो फ्लक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आमतौर पे अगर जैसे कि ये 100 किया होता तब तो जो है घट जाता, मतलब तब तो बी वाई से बढ़ जाता। लेकिन ऐसा किया नहीं, बी वाई से कांस्टेंट है तो जो है फ्लक्स होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है कि जो फ्लक्स होता है इसमें बी एम वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, बी वाई के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज otherwise it will be too time consuming, so I will explain this question in the next video. Thank you.